हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जो हमारा सिक्स टॉपिक था, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम पिछले लेक्चर में ही शुरू कर चुके हैं। और उस लेक्चर में हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा था। और आज हम एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये पूरा देखेंगे। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। मतलब ये कि कौन कौन से एक्टिविटीज या कौन कौन से क्वालिटी सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए, तब जा करके यह इंश्योर किया जा सकता है कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो इथिकल कंपोनेंट है वो पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि जो पहला लेक्चर था वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पार्ट जो था वो केवल इंट्रोडक्शन था, और आज हम ये टॉपिक पूरा करेंगे। हालांकि ये जो हमारा सिक्स टॉपिक है, ब्रॉड रूप में अगर देखा जाए तो सिक्स टॉपिक टॉपिक को एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही बोला जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एथिकल कंसर्न है, एथिकल डायलेमा है, उसको सॉल्व करने के कई सारे तरह के अप्रोचेज हैं। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, और आगे इसी टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन में गवर्नेंस, उसकी फंडिंग क्या होती है, फिर रूल लॉ और रेगुलेशंस, इन सब में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपकी तरफ से। मैं बहुत ही एक्साइटेड भी रहता हूँ सारे लेक्चर्स को लाने के लिए। और अगर आपको थैंक यू बोलना है तो नीचे आपको थैंक्स का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप थैंक यू बोल सकते हैं। पीडीएफ की बात अगर हम करें तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, और उस पीडीएफ को ले करके ही वीडियो देखिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले तो देखिए, पहले लेक्चर में हमने देख लिया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और इथिक्स एक्चुअली क्या होता है। ये हम अपने इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि इथिक्स क्या होता है। इथिक्स इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स by which we can decide the do what is the wrong, what is the right। ठीक है, एक ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसमें कुछ स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड को हम बेस बना करके हम किसी के एक्शन को जज करते हैं कि उसका जो कंडक्ट है वो सही है या गलत है। ठीक है ना, तो उसको हम एथिक्स बोलते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब हम लोग समझे थे कि पब्लिक के लिए दिया गया सर्विस जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, जिस माध्यम से दिया जाता है। और जो लोग देते हैं, जो लोग ऑफिस बियरर होते हैं, उनको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। ये सब हम पिछले लेक्चर में देख लिए थे। ओके, तो अभी आज का जो लेक्चर है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि फिलोसफिकल टाइप का है। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस हम केवल एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं आपको कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, आपके आंसर की फ्रेमिंग किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ऑब्वियसली भाई, हर रोज हम सुबह से लेकर के शाम तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ही डिपेंड करते हैं, और हमारी डेली लाइफ को ये आप कह सकते हैं कि हर मोमेंट पे ये प्रभावित करता रहता है। Ethics is one of the vital components that allow vibrant democracy to thrive in any country. So ethics in government is critical to realizing the promises of the democracy. अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वह अपनी जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको बहुत सारे प्रोमिस करती है कि डेमोक्रेसी होने की वजह से हम ये प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे, ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे। तो वो सब सारे प्रोमिसेज तभी रियलाइज किए जा सकते हैं जब उस सर्विस को प्रोवाइड करने वाले या जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इथिकली काम करें, वो कुछ गलत काम ना करें, वो डाइवर्ट ना करें, वो चीजों को जिस चीज के लिए है जो रिसोर्स उसी के लिए यूज करें। तो मोटा मोटा कि जो भी प्रोमिसेज हैं, अगर उसको फुलफिल करना है तो इथिकल कंपोनेंट गवर्नेंस में होना बहुत जरूरी है। देयरफॉर ethics in public administration is the practice of doing good while performing civil duties। मतलब ये कि जब भी कोई
ऑफिस बियरर अपनी सिविल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो हमेशा वह यह ध्यान दे कि हमेशा सही काम करे, और यही इथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। ठीक है, मतलब ये कि डूइंग ऑलवेज राइट थिंग फॉर द राइट पीपल इज द एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उम्मीद है कि अगर ये सिंपली पूछ लिया कि व्हाट इज द एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एक लाइन आप शुरू करेंगे, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग गुड व्हाइल परफॉर्मिंग सिविल ड्यूटीज। ओके, इट रेफर्स, अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, टू टेकिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन इन कंप्लायंस विद द रूल, फर्स्ट जो शर्त है, पहली शर्त। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, इस्टेब्लिश्ड बाय सच एन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एलॉन्ग विद द मोरल जजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो रूल्स लिखे गए हैं, जो कानून है, जो नियम है, उस पे काम करते हुए भी, रूल पे काम करते हुए भी, लॉ को फॉलो करते हुए भी बहुत सारे लोग अनएथिकल कंडक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो लॉ है, जो रूल है, जो प्रोसीजर है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। ठीक है ना, थोड़ी बहुत कमियां हैं उसमें, तो उसी कमियों का फायदा उठा करके जो पब्लिक सर्वेंट है वह खुद ही उसका गलत इस्तेमाल करता है। तो सिर्फ यही नहीं कि आप रूल को फॉलो करिए और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करिए, बल्कि जो आपका मोरल जजमेंट है, जो आपकी मोरलिटी है, आपके अंदर जो विद्यमान है, उसको भी यूज करिए, व्हिच आर बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन। जो मोरल जजमेंट है दोस्तों, यह आपके अपने डिस्क्रिशन पे ही डिपेंड करता है कि आप अपनी अंतरात्मा को सुनना चाह रहे हैं कि नहीं सुनना चाह रहे हैं। ओके, their action must be manifested based on human values like honesty, integrity, diligence, economy, respect for both law and people, along with the effectiveness, responsiveness and accountability। उस जो भी व्यक्ति है वह इथिकल है या नहीं है, उसका पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब कोई वो एक्शन लेगा तो उसके एक्शन में वो इथिकल वैल्यूज दिखने चाहिए। और वो इथिकल वैल्यूज कौन कौन से हैं? ऑनेस्टी उसकी दिखनी चाहिए, इंटीग्रिटी उसकी दिखनी चाहिए, डिलीजेंस उसकी दिखनी चाहिए, इकोनॉमी उसकी दिखनी चाहिए। मतलब ये कि हमेशा उसकी कोशिश हो कि अगर 50 रुपया उसको मिला है तो वो काम 49 में भी कर दे, या एटलीस्ट 50 में ही करे, 51 या 55 पे ना जाए। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक उसका जो प्रभावी होना चाहिए, जो इकोनॉमी होनी चाहिए वो प्रभावी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीजें उसके एक्शन में दिखनी चाहिए। और जब तक दिखेगी नहीं तब तक कोई भी आम जनता नहीं समझ पाएगी कि जो पब्लिक हमारा ऑफिसर है वह अपने कंडक्ट में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इथिकल स्टैंडर्ड को लागू कर रहा है कि नहीं। मतलब हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या हमारा जो ऑफिस बियरर है वह इथिकल है या नहीं है, तो उसके एक्शन में वो सब सारी चीजें दिखनी चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, कि मतलब ये कि जो कोई व्यक्ति इथिकल कंडक्ट कर रहा है तो इथिकल कंडक्ट के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे वैल्यूज होने चाहिए जो कि इथिकल कंडक्ट को दर्शाते हैं। राइट, तो उसमें सबसे पहले देखिए, ये पूरा एक ऐसे है, आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक ऑफिस बियर की, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब ये कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशंस पब्लिक को पता होनी चाहिए। ठीक है ना, पब्लिक के पास वो सारे इंफॉर्मेशंस होने चाहिए कि कोई भी ऑफिस बियरर, पब्लिक ऑफिस बियरर कोई काम क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, और इन सब चीजों से जो जनता है उसको क्या फायदा मिलने वाला है। ठीक, तो वह सारे इंफॉर्मेशंस पब्लिक ऑफिस बियरर को देना चाहिए, जो कि पब्लिक को जानना जरूरी होता है, पब्लिक का राइट होता है। अनलेस एंड अनटिल द इंफॉर्मेशंस आर नॉट, आप कह सकते हैं, डेंजरस फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, अलग जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज पावर्स, वो पावर यूज करते हैं, एंड रिसोर्सेज, ठीक, फॉर द पब्लिक गुड अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी। दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर द डिसीजंस दे मेक एंड प्रिपेयर टू जस्टिफाई दियर एक्शंस। मतलब ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही है कि वह कोई भी एक्शंस अगर ले रहे हैं
तो वह हमेशा तैयार होने चाहिए। किस बात के लिए? कि अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आपने ये काम क्यों किया, तो उसका उत्तर देने के लिए वो हमेशा तैयार होने चाहिए। ओके, द ट्रांसपेरेंट और ओपन प्रोसेस वुड हेल्प टू अचीव द अकाउंटेबिलिटी। ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी होगी तभी अकाउंटेबिलिटी होगी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है ना? ये अगला जो हम अगर प्रिंसिपल की बात करें तो इंटीग्रिटी। दोस्तों इंटीग्रिटी क्या होती है? नो डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एंड डीड। मतलब ये जो आप बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, आपके वर्ड और एक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसी को हम इंटीग्रिटी बोलते हैं। इंटीग्रिटी अगर आपको अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर में एक दो लेक्चर के पहले इंटीग्रिटी को अच्छे से मैं डिस्कस किया हूँ, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना? या फिर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा ऊपर, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो सिविल सर्वेंट्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स आर एक्सपेक्टेड टू मेक डिसीजंस एंड एक्ट सोलिली इन द पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ देयर प्राइवेट इंटरेस्ट। जब तक आप अपने इंटरेस्ट को अपने ऑफिशियल या प्रोफेशनल इंटरेस्ट से दूर रखेंगे, तब तक आप इंटीग्रल रहेंगे, तब तक आपके अंदर इंटीग्रिटी दिखेगी, अदरवाइज नहीं। Public employment being public trust, the improper use of public services position for the private advantage is regarded as a serious breach of the duty. पब्लिक सर्विस और पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर आप प्राइवेट एडवांटेज के लिए यूज करते हैं तो आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है। ठीक है ना? पब्लिक की प्रॉपर्टी है तो पब्लिक के ही लिए यूज करिए, अपने पोजीशन का गलत फायदा ना उठाएं। लेजिटिमेसी का मतलब ये कि कोई भी जो प्रोसेस, जो भी एक्शंस आप ले रहे हैं ना, वो लेजिटिमेट होना चाहिए। मतलब ये कि वह लीगल होना चाहिए, वो कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। रूल या जो हमारा रूल बुक है या फिर जो हमारा लॉ है, जो हमारा कानून है, उस एक्शन का जो मीन्स, जो माध्यम है, उसकी अनुमति देता हो आपको। ठीक है ना? तो ऐसे माध्यम को अपनाते हुए ही आप काम करिए। तो तीसरा प्रिंसिपल क्या है? कि आपका एक्शन हमेशा लेजिटिमेट होना चाहिए। ओके, सिविल सर्वेंट्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर द लॉ एंड टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना? जो भी लॉ है, जो भी कानून है, उनका जो एग्जीक्यूशन होता है, जो यूटिलाइजेशन होता है, वो पब्लिक ऑफिशियल करता है, लेकिन किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। क्यों? क्योंकि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एट द फील्ड लेवल आर द पार्लियामेंट आर अदर अथॉरिटी। ओके, that power and authority should be exercised legitimately, impartially, बिना किसी भेदभाव के, and without any fear or favor। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि अगर आप डर के कोई काम कर रहे हैं, डर के मारे कर रहे हैं कि नहीं ये काम करो नहीं तो हमारे ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होगी, या फिर अगर हम ये काम कर देंगे तो हमारा कहीं पे ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाएगा जहाँ पे हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, या फिर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ गया कि नहीं ये काम मैं कर देता हूँ तो फलाने नेता का हमको फेवर मिल जाएगा, हम अच्छी पोस्ट पे प्रमोट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब मन में नहीं आना चाहिए। यू जस्ट डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल एंड लॉ। ठीक है ना? इम्पार्शियल मैनर से आप अपनी ड्यूटी निभाइए, ये तीसरा प्रिंसिपल है इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद फेयरनेस। आप जो भी काम करिए उसमें सबको इक्वल ट्रीट करिए। जो भी जनता है, जनता का हर समाज का हर व्यक्ति एक है, एक तरह का है, और उनके साथ एक तरह ही व्यवहार करिए, इसको हम बोलते हैं फेयरनेस। ओके, सिविल सर्वेंट एंड पब्लिक ऑफिशियल शुड मेक डिसीजंस एंड एक्ट इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर विदाउट बायस, प्रीजुडाइस, taking into account only the merits of the matter and respecting the rights of affected citizen। आप जो है इक्विटेबल मैनर में काम करिए, मतलब सबको इक्वली ट्रीट करिए। आपके अंदर किसी के प्रति न तो निगेटिव न तो पॉजिटिव बायस होना चाहिए, ना तो कोई पहले से आपकी धारणा होनी चाहिए कि नहीं ये पर्टिकुलर कम्युनिटी तो इसी तरह की है, इनके साथ गलत ही ट्रीट करना चाहिए, ये इसी के लायक है। तो इस तरह का कोई भी चीज आपके मन में नहीं आना चाहिए। आप किस बेस पे काम करेंगे? सिर्फ मेरिट्स के बेस पे। मतलब ये कि जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ट्रीट करिए। ठीक है ना? तो ये हमारा चौथा प्रिंसिपल हो गया किस चीज का? एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद रिस्पॉन्सिबनेस। ऑब्वियसली अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस बियरर हैं, किसी पब्लिक ऑफिस को आप बियर करते हैं, तो आपके पास लोग काम कराने के लिए आएंगे अपना,
तो जैसे ही आपको कोई भी शिकायत मिलती है, कोई भी रिक्वायरमेंट आपको कहीं पे आपकी कहीं पे होती है, तो आप जितना जल्दी हो सके उस व्यक्ति को, उस चीज़ को, उस मैटर को आप रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है ना? तो ये हमारा एक 5वां जो है प्रिंसिपल है। As agents and employee of the elected government, civil servants and public officials are required to serve the legitimate interest. हाँ, एक बात और कि रिस्पॉन्सिव आपको उसी मैटर पे होना है जो लेजिटिमेट है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लोगों को रिस्पॉन्स कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी या इलीगल तरीके से कुछ काम करना चाह रहे हैं, आप उनको रिस्पॉन्स ज्यादा कर रहे हैं, बल्कि जो रेदर देन की जो जेन्युइन जेन्युइन लिटिगेंट है, जेन्युइन शिकायत करता है, आप उनके इंटरेस्ट को दरकिनार करके आप दूसरों का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। रिस्पॉन्सिवनेस होना है लेकिन लेजिटिमेट इंटरेस्ट के लिए। एंड नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, अदर सिविल सर्वेंट एंड द ऑल सिटीजन्स इन अ टाइमली मैनर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई आपको शिकायत आज किया और आप उसको रिस्पॉन्ड 6 महीने बाद कर रहे हैं। तो एक टाइम देखिए, अब पब्लिक ऑफिस आप बियरर हैं तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, ठीक है, लेकिन इतना भी शॉर्टेज मत करिए कि इतना भी डिले मत करिए कि वो व्यक्ति वो शिकायत को करके वो भूल ही गया, तो बाद में आपका 6 महीने बाद रिस्पॉन्स आया तो फिर कह रहा है यार छोड़ो, इतना पुरानी बात हो गई, अब कौन ही करवाए, ठीक है ना? तो इससे पब्लिक का ट्रस्ट भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे जो होता है वो निगेटिव जाएगा, ट्रस्ट नहीं बन पाएगा, राइट? तो आपको रिस्पॉन्ड तो करना ही करना है। साथ में दो चीजों का ध्यान में रखना है, एक टाइमली करना है, समय रहते करना है, ऐसा ना हो कि चिड़िया चुग जाए खेत तब आप पहुंच रहे हैं, चोरी होने के बाद पुलिस पहुंच रही है, ठीक है ना? उसके बाद जो भी लेजिटिमेट जो है इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्ड करिए। और जो आखिरी प्रिंसिपल होना चाहिए वो है इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, मतलब प्रभावी तरीके से आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ओके, civil servants and public officials are required to obtain best value for public assets deployed in or through the public management, and to avoid waste and extravagance in expenditure and the use of public assets। मतलब ये कि आपको वेस्टेज कम करना है, ठीक है, ज्यादा खर्चीला नहीं होना है। मतलब ये कि आपको कोई कहा गया कि अब भाई आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करिए, पता चला वो प्रोजेक्ट आपका 500 करोड़ में पूरा होने वाला था, आप उसमें खर्च कर दिए 1500 करोड़, तो ये अच्छा इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों? तो अभी तक हम सिंपली ये पढ़ लिए कि एथिक्स इन गवर्नेंस या एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। ये जो प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली एग्जाम में, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। अब हम देखेंगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, जहां से पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट चांसेस जहाँ पे हैं, वो है सिग्निफिकेंस का। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है, अब आप समझ सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि पब्लिक रिसोर्स को अगर यूटिलाइज करना है, ढंग से यूटिलाइज करना है, सही जगह पे, सही समय पे, सही लोगों के लिए यूटिलाइज करना है, तो आपके अंदर एथिकल वैल्यू होनी चाहिए। नहीं तो आप रिसोर्सेज को डाइवर्ट करेंगे, अननेसेसरली खर्च करेंगे, या फिर वो अनयूज्ड पड़ा रहेगा, उसको आप यूज भी नहीं करेंगे। तो पब्लिक रिसोर्स को प्रॉपर यूज करने के लिए, प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इकोनॉमिक इफिशियंसी, हमने पहले ही बात कर ली कि अगर कोई काम है वो 500 रुपए में हो रहा है तो उसमें 1500 रुपए मत खर्च कीजिए, ठीक है ना? 500 रुपए में अगर वो काम करना है तो आप कोशिश करिए 499 में ही हो जाए, और लेकिन हाँ, पैसा बचाने के चक्कर में आप क्वालिटी को भी कंप्रोमाइज मत करिए। तो इकोनॉमिक और एफिशिएंसी दोनों साथ साथ होनी चाहिए। ओके, द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ इम्पार्शियलिटी and objectivity bring merit into organization, thereby increasing the predictability which improves the economic efficiency। ओके, उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमको करना है तो एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। अगर एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो प्रभावी नहीं हो पाएगा, वो इम्पार्शियल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि फिर आप जो है बायस्ड होकर के काम करेंगे, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप के लिए आप काम करेंगे, या फिर अपनी भलाई के लिए काम करेंगे, तो फिर वो प्रभावी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रह जाता है। ओके, आउटकम्स फॉर द सोसाइटी आर बेटर when the decisions of the public office holders are made fairly and on merit, not influenced by any personal and private interest। जो हमने बात कही कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान
आपके दिमाग में अपना इंटरेस्ट चलने लगेगा तो फिर वह प्रभावी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रह पाएगा। ओके, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू वर्क इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन। आपके अंदर अगर एथिकल वैल्यू है तो आपको आपका जो आपके काम के प्रति कमिटमेंट भी रहेगा और आप डेडिकेट होकर के वो काम करेंगे भी। और अगर ये दोनों वैल्यू आपके काम में है, आपके एक्शन में है, तो आपका जो आउटकम होगा वो बहुत ही बेहतर होगा और जो आपका एक्शन है उसको बहुत ही आसानी से जज किया जा सकता है कि आपके एक्शन में क्या है, इथिकल कंपोनेंट मौजूद है। ठीक है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंस हमने देख लिया। उसके बाद पब्लिक ट्रस्ट, आप अगर कंपैशनेट होकर के काम करेंगे, आप जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो लोगों का आपके ऊपर विश्वास भी बनेगा। आपके ऊपर विश्वास बनने का मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास बनेगा। ठीक है ना। इसके एक्शंस में क्या होगा, आप अगर गलत अनइथिकली काम करेंगे, लोगों को आप लूटेंगे, करप्शन करेंगे, तो आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा और आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा क्योंकि आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट उठ जाएगा और सिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। राइट। एवरी सेक्शन ऑफ द पब्लिक irrespective of race, religion, caste must be treated equitably and ethics ensures just and fair administration। आपके अंदर एथिक्स होगा ना, आपके अंदर एथिकल वैल्यू होगा, तभी आप किसी भी रेस या रिलीजन या कास्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे, आप सिंपली उनको एज अ पब्लिक आप ट्रीट करेंगे। और इन एब्सेंस ऑफ एथिकल कंपोनेंट, इन एब्सेंस ऑफ एथिक्स इन योर पर्सनल बिहेवियर विल लीड टू द डिस्क्रिमिनेशन। राइट। तो आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद सोशल कैपिटल, a just and ethical administration will have credibility and ensures citizens participation in the administration। सोशल कैपिटल का मतलब ये होता है कि जैसे इसका मीनिंग आप समझ लीजिए कि सपोज दैट कि ये सोसाइटी है और इस सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की अथॉरिटीज हैं। उसमें कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, कुछ लोग सर्विस में है, प्राइवेट सर्विस में है, कुछ आम जनता है, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ आर्मी में है, कुछ डिफेंस में, मतलब तरह तरह के लोग हैं। तो इनके बीच की जो आपसी बॉन्डिंग है, इनके बीच में जो आपसी एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो एक रिलेशन है उसको हम बोलते हैं सोशल कैपिटल। और सोशल कैपिटल कब आपका ज्यादा होगा, कब आप सोशल कैपिटल के रूप में स्ट्रांग होंगे, जब ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। ठीक है ना। एक सोशल कैपिटल का इंडेक्स भी जारी होता है कि किस कंट्री का कितना बेहतर सोशल कैपिटल है, तो उसमें यही सब सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है। ठीक है ना। तो जितने पैरामीटर्स पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उस कंट्री का सोशल कैपिटल उतना ही अच्छा माना जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कर्बिंग द करप्शन। करप्शन कब आता है, जब आपके मन में चोर होता है, मतलब जब आपका अपना इंटरेस्ट आपके प्रोफेशनल इंटरेस्ट पे हावी होने लगता है, तब आप करप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। आप खुद भी करते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं, तीसरे को करने के लिए प्रेरित भी करते हैं, और फाइनली सबसे जो बेकार चीज है वो ये है कि आप करप्शन को जस्टिफाई भी करते हैं। ठीक है ना। तो ये एक विशेष साइकिल स्टार्ट हो जाती है और इसका डोमिनो इफेक्ट होता है। ऊपर से शुरू होता है, नीचे तक जाता है, नीचे से शुरू होता है, ऊपर तक जाता है, और फाइनली जो है सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस। ठीक है ना। इम्प्रूविंग इफिशियंसी एंड ब्रेक द अनहोली नेक्सस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। ऑब्वियसली एंटी सोशल एलिमेंट्स ही हैं जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। एडिंग द कंपोनेंट ऑफ कंपैशन to day work makes lot of difference to the lives of the vulnerable section। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सेक्शन डिसएडवांटेज्ड है, वल्नरेबल है, मार्जिनलाइज्ड है, तो उसके लिए काम आप तभी कर पाएंगे जब उनके प्रति आपके मन में कुछ लगाव होगा, जब आप उनकी फीलिंग को समझेंगे, जब आप उनकी नीड को समझेंगे। और यह क्वालिटी, यह चीज आपके अंदर तभी आ सकती है जब आपके अंदर कंपैशन नाम का एक वैल्यू होगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा कि इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है, और इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इथिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है।
तो ये चीज हमने देखा, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा लेक्चर है दोस्तों वो है एथिकल कंसर्न एंड डायलेमा, मतलब ये एथिकल डायलेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग सब जानते हैं, तो इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज जो हमने देखा, आज जो हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिमांड है, कोई डाउट है, तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिए या फिर आप हमको डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, तो हम उसका रिस्पॉन्स दे देंगे, रिप्लाई दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।